Hello everyone, this is CS Vikram Sirohi and welcome to Affordable Classes. CSET के अंदर हमने लास्ट क्लास में कल की क्लास में अपना चैप्टर शुरू किया था लीगल एप्टीट्यूड के अंदर हमने स्टार्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने थोड़ा सा बात की थी लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन। हमने बात की थी आर्टिकल 12 की, हमने बात की थी आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 12 जो है डेफिनेशन देता है गवर्नमेंट की, स्टेट की। आर्टिकल 13 डेफिनेशन देता है लॉ की। आज हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। सबसे पहला फंडामेंटल राइट हमारे पास आता है, हमने बात की थी हमारे जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, हमने छह फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं प्रॉपर अच्छे तरीके से। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। हमने एक एक करके अब इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 14 हमारे पास आ रहा है। आर्टिकल 14 स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 14 राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट ऑफ इक्वालिटी। अब राइट ऑफ इक्वालिटी का मतलब क्या है? राइट ऑफ इक्वालिटी क्या कहता है? सबसे पहले इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ कि लॉ की नजरों में सब क्या है? बराबर है। दूसरा प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये कहना चाह रहा है कि अगर धर्म, जाति, रंग रूप के बेसिस पे अगर किसी के साथ भेदभाव हो रहा है तो उसको क्या करना? रोकना। तीसरा है यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। भाई जो गवर्नमेंट सर्विसेज है, जो एम्प्लॉयमेंट है, उन सब में क्या देना? सबको अपॉर्चुनिटी देना, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। पॉइंट नंबर डी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब जो छुआछूत है उसको क्या करना? बिल्कुल खत्म कर देना। अबॉलिशन ऑफ टाइटल मतलब जो टाइटल मिले हुए थे, जो उपाधियां मिली हुई थी ब्रिटिश राज के टाइम, जो उपाधियां मिली हुई थी, उन उपाधियों को क्या करना? उन टाइटल्स को क्या करना? खत्म करना। अबॉलिशन ऑफ टाइटल। तो ये राइट ऑफ इक्वलिटी के अंदर कुछ क्या क्या मीजर्स थे कि भाई लॉ की नजरों में सब बराबर है, किसी के भी साथ धर्म, जाति, रंग, जन्म, इनके बेसिस पे क्या नहीं होगा? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो छुआछूत है, अनटचेबिलिटी है, उसको खत्म कर दिया जाएगा। और जो उपाधियां मिली हुई थी ब्रिटिश टाइम में, उनको भी क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक बात करता है राइट टू इक्वालिटी की। किसकी बात करता है? राइट टू इक्वालिटी की। अब बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ।
भाई लॉ की नज़रों में सब बराबर है, लॉ की नज़रों में सबको, लॉ के सामने क्या होगा, सबको इक्वली प्रोटेक्शन दी जाएगी। आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ। कोई भी स्टेट, कोई भी गवर्नमेंट किसी पर्सन को मना नहीं करेगी लॉ के अंदर इक्वालिटी देने में। लॉ की नज़रों में सब बराबर हैं, सबके साथ क्या होगा, इक्वली ट्रीटमेंट होगा, सबको इक्वली प्रोटेक्शन मिलेगा। एज इज एविडेंट, आर्टिकल 14 guarantee to every person the right of equality before the law or the equal protection of the law. Expression equality before law क्या होता है, which is borrowed from the English common law, is a declaration of equality of all person within the territory in India। कि भाई इंडियन टेरिटरी के अंदर जितने भी पर्सन है सब क्या है, इक्वली है, लॉ की नजरों में सबके साथ बराबर है। कोई भी बड़ा छोटा अमीर गरीब सबको लॉ की नजरों में इक्वली क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा। implying thereby the absence of any special privileges in favor of any individual, कि भाई ये कहना चाह रहा है कि भाई किसी भी इंडिविजुअल को कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं है, सबको क्या है, इक्वली प्रोटेक्शन है। एवरी पर्सन वट एवर बी इज रैंक पोजिशन इज सब्जेक्ट टू द जुडिक्शन ऑफ द ऑर्डिनरी कोर्स। भाई ये कहना चाह रहा है कि किसी भी पर्सन के पास कोई पोजीशन हो, किसी भी पर्सन के पास कोई जुडिक्शंस हो, सब क्या है, इक्वली ट्रीट। द सेकंड एक्सप्रेशन इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ का मतलब होता है कि भाई सबको प्रोटेक्शन मिलेगी। इंडियन जुडिक्शन के अंदर, इंडियन टेरिटरी के अंदर जो भी पर्सन है सबको क्या होगा, इक्वली प्रोटेक्शन दी जाएगी। किसी के भी साथ फेवरेटिज्म के बेसिस पे, डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबके इक्वल क्या है, राइट। ये आर्टिकल 14 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है। आर्टिकल 14 अप्लाई टू ऑल द पर्सन एंड इज नॉट लिमिटेड टू सिटीजन। जो आर्टिकल 14 है ये अप्लाई होता है सभी पर्सन, ऑल द पर्सन इन द इंडियन टेरिटरी। इंडियन टेरिटरी के अंदर कोई भी पर्सन हो उसके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। कॉर्पोरेशन विच इज अ जस्टिस पर्सन इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ दिस आर्टिकल। कोई भी कॉर्पोरेशन है, चाहे वो कंपनी है, कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन है, वो भी इस आर्टिकल के अंदर क्या कर सकता है, जस्टिस ले सकता है। तो आर्टिकल 14 कहता है, आर्टिकल 14 ये कहता है कि लॉ की नजरों में सभी बराबर हैं, बिफोर द लॉ ऑल इज इक्वल, और सबको क्या मिलेगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन एक्सेट्रा। आर्टिकल 15 कहता है कि भाई किसी के साथ भी, किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया के साथ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, बर्थ या एनी ऑफ देम, किसी भी इनमें से किसी भी बेसिस पे क्या नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15 सब क्लोज 2 ले, आर्टिकल 15 क्लोज 2 lay down that no citizen shall be subject to any disability, restriction, condition with regard to access to the shop, public restaurant, hotel, place of public entertainment, or the use of well, tank, bathing ghat, road, place of public resort, maintained wholly or partially out of state fund and dedicated to the use of the general public। ये कहना चाह रहा है कि किसी भी भारतीय किसी भी सिटीजन को, जो इंडिया का कोई भी सिटीजन है, उसको मना नहीं किया जाएगा, उसको रोका नहीं किया जाएगा, या कोई भी कंडीशन नहीं लगाई जाएगी अगर वो क्या कर रहा है, अगर वो एक्सेस कर रहा है, अगर वो क्या कर रहा है, अगर वो एक्सेस कर रहा है किसी भी शॉप पे। आप आराम से किसी शॉप पे जा सकते हो, किसी भी पब्लिक रेस्टोरेंट में जा सकते हो, किसी भी होटल में जा सकते हो, किसी भी प्लेस या पब्लिक एंटरटेनमेंट के प्लेस पे जा सकते हो, आप जा सकते हो, आपको कोई मना नहीं कर सकता। आप कोई भी
टैंक, वेल, बाथिंग आर्ट, रोड, पब्लिक टॉयलेट, कुछ भी आप इनको यूज कर सकते हो, आपको कोई मना नहीं करेगा, है ना। आर्टिकल 15 क्लोज 3, आर्टिकल 15 क्लोज 4, क्लोज 5, क्लोज 6 contain certain exception to the right guaranteed by the article 1, आर्टिकल 15 क्लोज 1, क्लोज 2। ये कहना चाह रहा है कि आर्टिकल 3, 4 जो आर्टिकल क्लोज हैं 3, 4, 5 और 6 वो कुछ एक्सेप्शन लगा के चलते हैं। आर्टिकल 15 के जो क्लोज 1 है, जो ये है और जो ये है, वैसे तो आप यूज कर सकते हो, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन वो नहीं है, बट इस पे कुछ एक्सेप्शन लगा रखी है। एक्सेप्शन क्या है? द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कुछ स्पेशल प्रोविजन बना सकती है कि इस जगह पे सिर्फ बच्चे के लिए ही है, ये जगह सिर्फ महिलाओं के लिए ही है, तो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए गवर्नमेंट कुछ स्पेशल प्रोविजन बना के यहाँ पर चल सकती है। क्लियर है? समझ आ गए? आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 15 क्लोज 4 परमिट द स्टेट, यहाँ पे स्टेट का मीनिंग है गवर्नमेंट, यहाँ पे स्टेट का मीनिंग है गवर्नमेंट। आर्टिकल 15 जो है क्लोज 4 परमिट करता है गवर्नमेंट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स। वही गवर्नमेंट स्पेशल प्रोविजन बना सकती है किसके लिए? बैकवर्ड क्लास लोगों के लिए, शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए, शेड्यूल ट्राइब लोगों के लिए, SC, ST, OBC वगैरह ये जो होते हैं इनके लिए स्पेशल प्रोविजन गवर्नमेंट बना सकती है। तो ये क्या है? ये आर्टिकल क्लोज 1, आर्टिकल 15 क्लोज 1 और आर्टिकल 15 क्लोज 2 की क्या है? एक्सेप्शन है। अब आता है आर्टिकल 15 क्लोज 5। Insert in the Constitution of India by the Constitution 93rd Amendment Act 2005 permit the state to make special provision for the advancement of socially and educationally backward class of the citizen, scheduled caste, scheduled tribe, insofar as such special provision relate to their admission to educational institute, including private educational institute, whether added or not added by the government other than the minority institute referred to in the clause 1 of article 30। ये कहना चाह रहा है कि भाई SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। जो भी SC कास्ट के होते हैं, ST कास्ट के होते हैं, जो भी OBC होते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। किस चीज के रिगार्डिंग? एडमिशन के रिगार्डिंग। भाई वहां पे क्योंकि रिजर्वेशन होती है ना, एडमिशन किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, किसी भी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा मदद मिल रही है उनको या नहीं मिल रही है, लेकिन उनमें क्या है? उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बन सकते हैं, उनकी सीट रिजर्व होकर यहाँ पर चल सकती हैं। तो ये जैसे होता है कॉलेजेस के अंदर सीट रिजर्व होती है SC की, ST की, OBC की, तो इसके रिगार्डिंग ये वाला कहाँ से आता है प्रोविजन? ये प्रोविजन आता है आर्टिकल 15 क्लॉज 5 से। क्लियर है? ये भी एक्सेप्शन है क्या? आर्टिकल 15 की। आगे बढ़ते हैं। फर्दर आर्टिकल 15 क्लोज 6 insert in the Constitution of India by the Constitution 103rd Amendment Act 2019 provide that nothing in the article or subclause G or clause 1 of aforesaid of article 9, आर्टिकल 19 के अंदर एंड आर्टिकल 29 के अंदर कुछ भी लिखा है shall prevent the state from making any special provision for the advancement of economically weaker section of citizen other than class mentioned in the clause 4 and 5। भाई ये कहना चाह रहा है कि स्टेट क्या कर सकती है? कोई स्पेशल प्रोविजन बना सकती है किसी भी इकोनॉमिकली वीकर सिटीजन के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए भी, किसी के भी लिए, कोई इकोनॉमिकल वीकर लोगों के लिए भी। अब यहाँ पे क्या है? आर्टिकल 15 क्लोज 1 और 2 बात करता है कि भाई किसी के भी साथ जाति धर्म के बेसिस पे भेदभाव नहीं होगा, किसी को भी कहीं भी किसी शॉप, रेस्टोरेंट, पब्लिक प्लेस पे जाने से मना नहीं किया जाएगा। लेकिन जो आर्टिकल 15 क्लोज 3 जो कि वुमेन
एंड चिल्ड्रन के लिए है। आर्टिकल 15 क्लोज 2 में स्पेशल प्रोविजन गवर्नमेंट किसके लिए बना सकती है? वुमेन और चिल्ड्रन के लिए, वुमेन और चिल्ड्रन के लिए। आर्टिकल 15 क्लोज 4 के अंदर गवर्नमेंट किसके लिए प्रोविजन बना सकती है? वो बना सकती है SC, ST, OBC इनके लिए। आर्टिकल 15 क्लोज 5 के अंदर एडमिशन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो इनके एडमिशन के रिगार्डिंग प्रोविजन बना सकती है। स्पेशल प्रोविजन किनके लिए? SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए। और आर्टिकल 15 क्लोज 6 के अंदर किसके लिए बना सकती है? जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है, जो वीकर सेक्शन होता है उनके लिए क्या कर सकती है? गवर्नमेंट प्रोविजन बना सकती है। तो आपको ये बात करके यहाँ पर चलनी पड़ेगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। भाई अगर कोई गवर्नमेंट की गवर्नमेंट की कोई भी एम्प्लॉयमेंट निकलती है ना, अब एम्प्लॉयमेंट आई, एम्प्लॉयमेंट में सबको क्या मिलेगी? इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आर्टिकल 16 क्लोज 1 गारंटी टू ऑल द सिटीजन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर रिलेटिंग टू द एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिस अंडर द स्टेट। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है कि भाई, आर्टिकल 16 किस बारे में बात करता है? आर्टिकल 16 बात करता है कि भाई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में सबको क्या मिलेगी? इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। किसी के भी साथ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंट, इसके बेसिस पे क्या नहीं होगा? भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आर्टिकल 16 क्लोज 3, आर्टिकल 16 क्लोज 4, आर्टिकल 16 क्लोज 5, इनके अंदर कुछ क्या दे रखी हैं? इनके अंदर कुछ एक्सेप्शन दे रखी हैं। एक्सेप्शन क्या है? पहला, पार्लियामेंट में कैन मेक द लॉ in regard to class of employment or appointment to an office under the government of a state, union territory or any local authority or any other authority within which the state, union territory you resident within that state, union territory prior to such employment or reappointment shall be essential qualification। कई बार आपने देखा होगा कि भाई मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर कोई वैकेंसी निकली है, बट वहां पे कंडीशन क्या होती है कि इस वैकेंसी के लिए जिनके पास महाराष्ट्र का क्या है? डोमिसाइल है, जिनके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो महाराष्ट्र के ही रहने वाले हैं, महाराष्ट्र का रेजिडेंट सर्टिफिकेट जिनके पास है, सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग क्या बना सकती है? लॉ बना सकती है। ये एक्सेप्शन है। दूसरा, प्रोविजन कैन बी मेड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास सिटीजन which in opinion of the state is not adequately represented in the service under the state। मतलब क्या है? कई बार आपने देखा होगा कोई वैकेंसी निकली, उसमें क्या होती है? रिजर्वेशन होती है कि भाई इतनी पोस्ट जो है बैकवर्ड क्लास लोगों के लिए रिजर्व है, इतनी पोस्ट जो है बैकवर्ड क्लास लोगों के लिए रिजर्व है। उसके बाद, nothing in this article shall prevent the state from making any provision for reservation in the matter of promotion with consequential seniority to any class or class of post in the service under the state in favor of scheduled caste, scheduled tribe, which in opinion of the state are not adequately represented in the service under the state। ये कहना चाह रहा है कि भाई गवर्नमेंट जो है
कोई भी वैकेंसी, कोई भी पोस्ट लेके आ रही है, उसमें भी क्या कर सकती है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इनके फेवर में रिजर्वेशन दे सकती है। आगे बढ़ते हैं। Clause 4. Nothing in this article shall prevent the state from considering any unfilled vacancy for a year which are reserved for being filled up in that year in accordance with any provision for reservation under clause 4 and clause 4A as a separate class of vacancy to be filled up in any succeeding year or year. Such class of vacancy shall not be considered together with the vacancy of the year in which they are being filled up for the determining the ceiling of 50% रिजर्वेशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। ये कहना चाह रहा है कि कोई भी वैकेंसी निकली है, मान लो 2022 और 23 के अंदर कोई वैकेंसी निकली, इसमें रिजर्व कैटेगरी में कोई वैकेंसी थी जो कि अनफिल रह गई, अनफिल वैकेंसी, तो इस अनफिल वैकेंसी को काउंट नहीं किया जाएगा। Such class of vacancy shall not be considered together with the vacancy of the year in which they are being filled up for the determining the ceiling of 50% reservation on that total number of vacancy। भाई जिस साल इनको फिलअप कर दिया जाएगा उस साल की लिमिट के अंदर इनको काउंट नहीं किया जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको पढ़ना है। तो ये है law shall not be invalid if it provide that incumbent of office in connection with the affair of any religious या denomination institute या any member of governing body therefore shall be a person of professing a particular religion or belonging to a particular denomination। और भाई ये भी इनवैलिड नहीं माना जाएगा कि भाई किसी जगह पे सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन का पर्सन ही आप अपॉइंट कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ है तो वो भी किसी तरह से कोई इनवैलिड नहीं माना जाएगा, वो भी वैलिड करार किया जाएगा। समझ आ गई? तो ये सारे क्या है कि भाई सबको इक्वल क्या मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, किसमें, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में सबको इक्वल क्या मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब आता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को खत्म करना। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 जो है, आर्टिकल 70 say that untouchability is abolished and it is practiced in any form she is forbidden। भाई छुआछूत को बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा और इसकी जो ये छुआछूत हो रही है इसको बिल्कुल रोक दिया जाएगा। and the enforcement of any disability arise out of untouchability shall be offense punishable in accordance with the law। अगर कहीं पर भी पाया गया कि छुआछूत हो रही है किसी के साथ तो वहां पर एक पुनिशेबल ऑफेंस उसको माना जाएगा। Untouchability does not include a instigation to the social boycott। Punishment for the violation of Article 17 is provided by the Parliament under Article 35। ये क्या है, अनटचेबिलिटी क्या है, ऑफेंस है, एक क्राइम है। आगे बढ़ते हैं। अबॉलिशन ऑफ टाइटल, उपाधियों को खत्म करना। आर्टिकल 18 इज मोर अ प्रोहिबिशन रेदर देन अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल जो 18 है ये एक प्रोहिबिशन है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे कुछ टाइटल दिए जाते थे, जैसे कौन कौन से टाइटल थे, सर, राज बहादुर, राय साहब, नाइट एक्सेट्रा, ये कुछ टाइटल दिए जाते थे। These title had the effect of creating class of certain person which were regarded superior to other। इससे क्या होता था कि भाई जिनको ये टाइटल मिलता था ये माना जाता था कि वो दूसरे लोगों के मुकाबले काफी क्या है, ऊंची क्लास का है, सुपीरियर है, और जिसकी वजह से क्या होता था, डिस्क्रिमिनेटी आती थी, इनइक्वालिटी अराइज होती थी। अब इन चीजों को भी क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। टू डू अवे विद प्रैक्टिस आर्टिकल 18 प्रोवाइड एज अंडर no title not being a military or academic distinction shall be conferred by the state। कोई भी टाइटल सिर्फ एक मिलिट्री के टाइटल को छोड़ के और कोई एकेडमिक टाइटल को छोड़ के, जैसे मिलिट्री के अंदर मेजर, कर्नल, लेफ्टिनेंट, ये टाइटल होते हैं, ये तो दिए जाएंगे, ये कोई वो नहीं है। इनको छोड़ के कोई भी टाइटल जो है किसी को नहीं दिया जाएगा।
नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। किसी फॉरेन गवर्नमेंट से भी भारतीय सिटीजन किसी तरह का कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा। नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल, कोई भी पर्सन जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, शैल while he hold any office or trust under the state accept without the consent of president any title from the foreign state। इंडिया के अंदर अगर कोई फॉरेन का पर्सन है, उसका कोई ऑफिस है, कोई ट्रस्ट है, बिना राष्ट्रपति की, भारतीय राष्ट्रपति की सहमति के बिना वो फॉरेन गवर्नमेंट से कोई भी क्या टाइटल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस of profit or trust under state shall without the consent of president accept any present emolument office or any kind from the foreign state। कोई भी अगर इंडियन जो क्या कर रहा है, गवर्नमेंट का कोई ऑफिस, गवर्नमेंट का कोई ट्रस्ट होल्ड कर रहा है, तो वो प्रेसिडेंट की कंसेंट के बिना किसी फॉरेन गवर्नमेंट की किसी ऑफिस को, फॉरेन गवर्नमेंट के किसी एग्रीमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या है, राइट टू इक्वलिटी है, जो कि आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक बात करता है। आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक बात करता है। क्लियर है? पहला हमारा राइट कौन सा है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। दूसरा राइट आते हैं राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम जो है, राइट टू फ्रीडम बात करता है आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक। आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक बात करता है क्या, राइट टू फ्रीडम। हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 6 तरह की फ्रीडम मिली हुई है, 6 फ्रीडम ऑफ सिटीजन। आर्टिकल के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें 6 तरह की फ्रीडम मिली हुई है। आर्टिकल 19 क्लोज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी टू द सिटीजन ऑफ इंडिया 6 फ्रीडम। भाई 6 तरह की फ्रीडम है। कौन कौन सी फ्रीडम है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कोई भी सबको बोलने का, एक्सप्रेशन, अपने पॉइंट ऑफ व्यू देने का क्या है, प्रॉपर आजादी है। फ्रीडम है पीसफुली असेंबल होने की, विदाउट हार्म, आप बिना हथियार के कहीं भी पीसफुली इकट्ठा हो सकते हो। फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, आप कोई एसोसिएशन, कोई यूनियन, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी को बना सकते हो। मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप भारत की सीमा के अंदर कहीं भी बिना रोक के कहीं भी आ जा सकते हो। रिसाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप इंडिया में किसी भी एरिया में रह सकते हो, सेटल हो सकते हो। सब क्लोज एफ इज ओमिटेड बाय, ये ओमिट हो चुका है। और प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस, आप कोई भी प्रोफेशन कैरी कर सकते हो। आप डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सीए, कुछ भी बन सकते हो। आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं। ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दी है, फ्रीडम दी है। क्लियर है? समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। These freedom are those great and basic right which are recognized as the natural rights inherent in the citizen. At the same time, none of these freedom are absolute. जो ये फ्रीडम दी गई है ना, आपको आज़ादी तो है, लेकिन पूरी तरह से आज़ादी नहीं है। आपके ऊपर कुछ गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। अब रिस्ट्रिक्शन क्या है, गवर्नमेंट ने किस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है? रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज बाय लॉ, नॉट बाय प्योरली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। Restriction must be reasonable. Restriction must be imposed for achieving one or more the objectives specified in the respective. ऐसा है कि भाई आप कहीं भी घूम रहे हो पहाड़ों की तरह, कुछ भी बोल रहे हो, आपको, आपके पास फ्रीडम है स्पीच देने की, आप गालियां तो नहीं दोगे ना, रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर। आप घूम रहे हो, आप
घूमने का अधिकार है, काम से ही घूमोगे ना, ऐसा तो नहीं कि पागलों की तरह इधर उधर घूम रहे हो, नहीं, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, लॉ के अकॉर्डिंगली रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। अब परमिजिबल रिस्ट्रिक्शन क्या है, अब आगे बढ़ते हैं। परमिजिबल रिस्ट्रिक्शन, कुछ परमिजिबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। सुवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, भाई जो रिस्ट्रिक्शन हमारी सुवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए जरूरी है। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, हमारी स्टेट की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। फ्रेंडली रिलेशनशिप विद फॉरेन स्टेट, फॉरेन गवर्नमेंट के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप के लिए जरूरी है। पब्लिक ऑर्डर, कानून व्यवस्था के लिए जो जरूरी है। डिसेंसी एंड मोरालिटी, नैतिकता के लिए जो जरूरी है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कि भाई कोर्ट की मर्यादा को बनाए रखने के लिए जो रिस्ट्रिक्शन जरूरी है। डिफेमेशन, किसी के नाम को खराब करने में अगर, ये सारी किन के लिए है। और इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, अगर आप इन चीजों करते हो तो आपके ऊपर क्या लगेगी, रिस्ट्रिक्शन लगेगी। अगर आप कोई ऑफेंस करते हो, डिफेमेशन के टाइम में आपको रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। ये चीजें आप नहीं कर सकते, आपके पास फ्रीडम है, लेकिन अगर आप फ्रीडम की वजह से सुवरेनिटी और इंटेग्रिटी को हार्म कर रहे हो, सिक्योरिटी को हार्म कर रहे हो, फ्रेंडली रिलेशन खराब कर रहे हो, पब्लिक ऑर्डर को खराब कर रहे हो, नैतिकता को खराब कर रहे हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो, डिफेमेशन कर रहे हो, क्राइम कर रहे हो, तब आपके ऊपर क्या है, ये चीज आप नहीं कर सकते। ये बिल्कुल क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। आपके पास फ्रीडम है, बट इन चीजों के लेके आपके ऊपर क्या है, रिस्ट्रिक्शंस है। अब आगे आता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 confer on any person the fundamental right to life and personal liberty। सभी को अपनी लाइफ का, अपनी पर्सनल लिबर्टी का पूरे का पूरा क्या है, अधिकार है। अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करने का, अपनी आज़ादी को एंजॉय करने का क्या है, अधिकार है। दैट इज से नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर established by the law। The right to life include those things which make life meaningful। The right to life and enrich in Article 21 guarantee life to live with human dignity। Right to live in freedom from noise pollution is a fundamental right। समझ आ गए। और ये क्या है, परमिजिबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये हमने ऊपर पढ़ा, वही का वही है, ये आप पढ़ ले। ये जो ऊपर पढ़ा है ये वही का वही है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है, ये आप काट दो, ये कुछ नहीं है। अब हमारे पास आता है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। The state shall provide free and compulsory education to all the children of age 6 to 14 years in such manner as the state may by law determine। भाई कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 6 से लेके 14 साल तक के बच्चे की क्या होगी, कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन होगी। किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर आप फ्री में क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। 6 से 14 साल के बच्चे की कंपल्सरी और फ्री क्या होगी, एजुकेशन होगी। अब आगे आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। According to the Article 22 of Constitution of India, no arrested person shall be detained in the custody without being informed of the ground for such arrest, nor shall be denied the right to consult and to defend by the legal practitioner of his choice।
भाई अगर किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसको कस्टडी में नहीं डाला जाएगा बिना उसे इन्फॉर्म किए कि किस रीजन की वजह से आपको अरेस्ट किया गया है। उसके राइट को डिनाई नहीं किया जाएगा। वो अपने लिए कोई भी लीगल प्रैक्टिशनर चूज करके अपने लिए डिफेंड कर सकता है। फर्दर एवरी अरेस्टेड पर्सन and who is denied in custody shall be produced before the nearest magistrate within a 24 hours of such arrest, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the magistrate। ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया है तो उसको आने वाले 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कहाँ पेश करना पड़ेगा? उसको अपने नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। क्लियर है? उसको पेश करना पड़ेगा। किसी को भी आप बिना किसी रीजन के अरेस्ट नहीं कर सकते। किसी भी पर्सन को बिना किसी रीजन के ऐसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 22 कहता है। क्लियर है? अब आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। According to the Article 23 of Constitution of India, traffic in human being and beggar and other similar form of forced labor are prohibited by the law। पुराने टाइम में क्या होता था? लोगों से जबरदस्ती काम कराया जाता था, पकड़ पकड़ के पीट पीट के काम करवाया जाता था, उनसे बोझा डुबाया जाता था, उनसे भारी भारी सामान उठवाए जाते थे, जो कि आज के टाइम में बिल्कुल क्या है? प्रोहिबिटेड है ना? ह्यूमन ट्रैफिक एंड प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड चिल्ड्रन। ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा आर्टिकल 24 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री, माइंस और एंगेज इन एनी अदर हैजर्ड एम्प्लॉयमेंट। ये भाई राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन कहता है। आर्टिकल जो हमारा 23 है, आर्टिकल 23 कहता है कि भाई किसी भी पर्सन को, किसी भी ह्यूमन बीइंग को हम क्या नहीं करेंगे? ह्यूमन बीइंग को फोर्स लेबर में यूज नहीं किया जाएगा। या फिर आर्टिकल 24 के अंदर क्या कहता है? आर्टिकल 24 में कहता है कि भाई वो चिल्ड्रन जिसकी एज 14 साल से कम है उसको फैक्ट्री के अंदर एम्प्लॉय करना बिल्कुल क्या है? प्रोहिबिटेड है। फैक्ट्री वगैरह के अंदर उसको एम्प्लॉयमेंट करना टोटली क्या है? प्रोहिबिटेड है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, आपके ऊपर कोई वो नहीं है। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, आपके ऊपर किसी तरह से कोई क्या नहीं है? जोर जबरदस्ती दबाव नहीं है। उसके बाद है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। आपके पास न्याय का अधिकार है। आपके पास न्याय का अधिकार है, न्याय लेने का। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो सबसे पहले बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सबसे पहले हमारे पास आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये क्या कहता है? ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। आपके पास पूरी फ्रीडम है। किसी भी रिलीजन के अंदर आप क्या कर सकते हो? फ्री प्रोफेशन, कॉन्साइंस, कोई भी प्रैक्टिस, किसी भी रिलीजन की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कॉन्साइंस कर सकते हो। आपके पास फ्रीडम है टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। आप किसी भी धार्मिक कार्य को मैनेज करने की आपके पास क्या है? आपको ये याद करना है, फ्रीडम है। आपके पास फ्रीडम है हैज टू पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन।
किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए आपके पेमेंट करने की पूरी क्या है, आज़ादी है, टैक्स वगैरह की। फ्रीडम हैज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, रिलीजियस वर्शिप इन द सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आपके पास फ्रीडम है कि भाई आप क्या कर सकते हो, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को अटेंड करने की आपके पास फ्रीडम है, किसी भी रिलीजियस वर्शिप की आपके पास करने की, पूजा पाठ करने की आपके पास पूरी क्या है, फ्रीडम है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है राइट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ, रेमेडी फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। रेमेडी फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए, मान लो कहीं पे भी फंडामेंटल राइट थे लेकिन उनको क्या नहीं किया जा रहा, उनको ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा, फॉलो नहीं किया जा रहा, तो उसके लिए क्या रेमेडी है? इट इज अ कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ jurisprudence दैट वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। जहां पे कोई राइट होता है, जहां पे कोई अधिकार होता है, वहां पे क्या होता है, उस अधिकार को एनफोर्स करने की क्या होती है, रेमेडी भी होती है। वहां पे क्या होती है, रेमेडी भी होती है, जिसका मीनिंग है उबीजस इबी रेमेडीज, उबीजस इबी रेमेडियम, उबीजस इबी रेमेडियम, ये होता है उबीजस इबी रेमेडियम। आगे बढ़ते हैं। And if right are given without there being a remedy for the enforcement, they are no use। अगर राइट किसी को दिया गया है लेकिन वहां पे रेमेडी नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। राइट विदाउट रेमेडी, राइट विदाउट रेमेडी इज नथिंग। क्लियर है? वाइल रेमेडी आर अवेलेबल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी हमारे क्या है, रेमेडी है। Under the ordinary law, Article 1232 make it a fundamental right that person whose fundamental right is violated, अगर किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट वोलेट किया गया है, उसके पास राइट है, वो कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, इन अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग। अपने फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कराने के लिए वो कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। किसी का भी फंडामेंटल राइट अगर हार्म हुआ है तो वो अपने फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कराने के लिए कहां जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। क्लियर है? इट इज रियली अ फार रीचिंग प्रोविजन, it is a really a far reaching provision in the sense that a person need not first exhaust the other remedy and go for the Supreme Court. On the other hand, he can directly raise the matter before High Court of the land and the Supreme Court is empowered to issue direction or order or writ in the nature। भाई किसी का भी फंडामेंटल राइट अगर हार्म हो रहा है तो वो अपने एरिया की क्या कर सकता है, हाईएस्ट कोर्ट के अंदर जा सकता है, और हाईएस्ट कोर्ट उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो होगी वो एम्पावर है, वो इशू कर सकती हैं डायरेक्शन या ऑर्डर, या तो वो हाबियस कॉर्पस, मैंडेमस, ये कई तरह की क्या होती हैं, दे आर टाइप्स ऑफ रिट होती हैं। फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए काफी सारी डायरेक्शन, ऑर्डर, रिट इशू की जाती है, जैसे हाबियस कॉर्पस हो गया, मैंडेमस हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, जो वारंटो हो गया, सर्टोरियरी हो गया, ये अलग अलग तरह की क्या होती हैं, रिट्स होती हैं। जो भी सुप्रीम कोर्ट को अप्रोप्रिएट लगती है वो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, इशू कर सकता है। किसी का भी फंडामेंटल राइट एनफोर्स नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है कि भाई अगर किसी का भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, उसके पास रेमेडी है, वो कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। क्लियर है?
तो यहाँ पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे फंडामेंटल राइट हमें दिया हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपके ये फंडामेंटल राइट यहाँ तक खत्म होता है। अब आगे हमारे पास एक क्लास हमारी इसमें हो जाएगी, एक क्लास बाद हमारा ये चैप्टर खत्म होगा, इसमें हम एक क्लास और लगाएंगे और एक क्लास के बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अभी के लिए इसमें इतना ही है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।